तो इंडियन इकोनॉमी के इस लेक्चर में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की जो पूरी अवधारणा है उसको हम बड़े डिटेल में इस लेक्चर में समझने वाले हैं। देखिए, समझने के लिहाज से यानी पढ़ने के लिहाज से और समझाने के लिहाज से यानी पढ़ाने के लिहाज से, दोनों तरीके से ये जो आज का टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का, ये काफ़ी मुश्किल माना जाता है, जल्दी ये समझ में नहीं आता है। तो मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुनते हुए, समझते हुए आगे बढ़िए। मैं भरोसा दिलाता हूँ कि इस लेक्चर को जब आप पूरा देख लेंगे तो इस टॉपिक पर आपकी कमांड बहुत बेहतर हो जाएगी और जो भी मैं बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि जीडीपी क्या होती है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखें बोर्ड पर, तो बोर्ड पर एक परिभाषा हमने लिखी है। क्या लिखा है कि एक वित्त वर्ष में किसी देश की सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि किसी एक देश की जो इकोनॉमिकल बाउंड्री है उसके अंदर एक वर्ष के दौरान जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए और जितनी भी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उनका जो मॉनेटरी वैल्यू है, उनका जो मार्केट वैल्यू है, वही क्या होता है, वो जीडीपी होता है। तो ये एक सिंपल इसकी परिभाषा है। यहां पर एक वर्ष से हमारा आशय फिनेंशियल ईयर से है, वित्तीय वर्ष से है, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत के केस में। तो अब यहां देखिए कि किसी देश की जगह पर हम भारत को मान लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरी भारत की सीमा हो गई। ठीक है, ये भारत की सीमा हो गई। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि इस सीमा के अंदर एक वर्ष के दौरान जितनी भी सर्विसेज उत्पादित हुई, प्रोड्यूस हुई और जितने भी गुड्स प्रोड्यूस हुए वो भारत की जीडीपी होगी। लेकिन अब यहां डिस्कशन ये है कि क्या किसी एक देश में केवल वहां के जो निवासी हैं वही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि आज के ग्लोबल टाइम में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर कि केवल उसी देश की कंपनियां और उसी देश के लोग काम कर रहे हो। तो भारत में जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारी एमएनसीज वर्क करती हैं, जो अमेरिकन हैं, जो रसियन हैं, जो फ्रेंच हैं, जो इंग्लिश है, ऐसे करके बहुत सारे देशों के नागरिक भारत में वर्क कर रहे हैं। बहुत सारी देशों की कंपनियां भारत में वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन करते हैं, यहां पर मैंने ये ब्रैकेट बनाया हुआ है और इसकी चर्चा हमने इस परिभाषा को समझते हुए नहीं की। वो ये इसीलिए नहीं की क्योंकि मैं ये समझाना चाहता हूं कि एक देश की सीमा के भीतर चाहे वो निवासी हो चाहे वो गैर निवासी हो, अगर वो उत्पादन कर रहा है तो वो उसी देश की जीडीपी मानी जाएगी। यानी भारत के अंदर चाहे अमेरिकन कंपनी, अमेरिकन व्यक्ति, रसियन कंपनी, रसियन व्यक्ति, ऐसे करके दुनिया के बहुत सारे देशों के लोग यहां पर वर्क करें और वहां की कंपनियां वर्क करें, लेकिन वो जो भी प्रोड्यूस करेंगी, भारत की जो आर्थिक सीमा है, जो भारत की इकोनॉमिकल बाउंड्री है, उसके अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है, यहां यह मतलब नहीं है कि किसके द्वारा हो रहा है, बस यहां मतलब यह है कि भारत की सीमा के अंदर जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है वो भारत की जीडीपी है। ठीक है, अब जब हम जीएनपी की बात करेंगे तो इस पे हम जो है और ठीक से इसे समझ पाएंगे। इसी प्रकार से अगर हम अमेरिका का उदाहरण लें तो अमेरिका के अंदर अगर कोई भारतीय कंपनी काम कर रही है, भारत का व्यक्ति काम कर रहा है या दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं, तो जब अमेरिका की जीडीपी बनेगी तो उसमें केवल क्या देखा जाएगा कि अमेरिका के इकोनॉमिकल बाउंड्री के अंदर वो
प्रोड्यूस हुआ कि नहीं। नागरिकता यहां पर हम नहीं देखते हैं, हम केवल और केवल क्या देखते हैं कि बाउंड्री देखते हैं कि वो किस देश की सीमा में बना है। तो भारत की जीडीपी, भारत की आर्थिक सीमा के अंदर जितने भी गुड्स सर्विसेज जनरेट होंगी उसमें हमको केवल देखना है कि वो भारत की बाउंड्री के अंदर हो रही हैं कि नहीं, तो उसे हम कहेंगे जीडीपी। अब यहां पर एक शब्द और है, वो क्या है? वो ये है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज लिखा गया है, ठीक है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहां हमको यह समझना है कि ये फाइनल शब्द क्या है, अंतिम शब्द का क्या है, तो अंतिम शब्द से हमारा आशय क्या है। तो ऐसे मैं एक इक्वेशन बनाता हूं, ठीक है, आप उसको देखें और हम ये समझ लें कि फाइनल विषय क्या है। तो मान लीजिए एक किसान है, वो कपास उगाता है, ठीक है, तो किसान ने कपास उगाया, किसान ने कपास उगाया, ठीक है, और ये कपास उगा करके इसने एक धागा बनाने वाली कंपनी को ये बेच दिया, धागा बनाने वाली कंपनी को ये बेच दिया, धागा कंपनी को इसने बेच दिया, ठीक है। कितने में बेचा भैया? 1000 रुपए में बेचा, ठीक है। अब ये जो धागा बनाने वाली कंपनी है, इसने इससे धागा बनाया, इससे धागा बनाया इस कपास से, और एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी को बेच दिया। तो कपड़ा कंपनी सीधे लिख देते हैं, कपड़ा कंपनी, ठीक है, इसको बेच दिया। कितने में बेच दिया भैया? तो 2000 रुपए में बेच दिया। अब इस कपड़ा कंपनी ने उस धागे से क्या बनाया? देखिए, किसान ने कपास उगाया, कपास 1000 रुपए में किसको बेच दिया? एक धागा बनाने वाली कंपनी को। कपास से धागा बनाने वाली कंपनी ने धागा बनाया और वो धागा एक कपड़ा बनाने वाली कंपनी को उसने बेच दिया 2000 में। अब जो कपड़ा कंपनी है जिसने 2000 में धागा खरीदा है, वो इस धागे से कपड़ा बनाती है, ठीक है, कपड़ा बनाती है और किसको बेच देती है? उपभोक्ता को, जो अंतिम उपभोक्ता है, जो वो कपड़ा लेकर के अब सिलवाए वगैरह का, तो इसको बेच देगी कपड़ा कंपनी को। कितने का बेचेगी? तो ये मान लीजिए 3000 का बेच दिया इसने, ठीक है, इसने कितने का बेच दिया? 3000 रुपए का। तो अब अगर हम ये देखें तो 1000 यहां हमें दिखता है, 2000 यहां दिखता है, यानी 3000 दोनों को मिला के, और 3000 यहां पे दिखता है। तो अलग अलग हम देखें तो ये जो है हमको 6000 समझ में आता है। हालांकि हमारा समझने का फोकस 6000 3000 नहीं है, हमारा समझने का फोकस ये है कि फाइनल गुड्स क्या हुआ, जो फाइनल कंज्यूमर के पास आ गया। तो ये 3000 जो है, यही इसका जो है फाइनल वैल्यू है, जो कि उपभोक्ता के पास आ रही है, ठीक है। उपभोक्ता के बहुत लोग कपड़ा खरीद करके सिलवाते हैं, उस सेंस में हम कह रहे हैं। लेकिन अगर रेडीमेड की बात हो तो ये एक चरण और भी आगे बढ़ जाएगा। तो ये समझ में आ गया। तो ये अंतिम है। तो जितनी भी मध्यवर्ती वस्तुएं होती हैं उसका कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं, हम केवल और केवल किसका कैलकुलेशन करते हैं? तो फाइनल गुड्स का हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये बात हमें ठीक प्रकार से समझ में आ गई। तो अब हम समझना चाहते हैं कि जीएनपी क्या होती है, यानी ग्रास नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो जीडीपी हमने समझ लिया। तो जीडीपी में हमने क्या बात की थी? हमने जीडीपी में बात की थी कि हम केवल किसी देश की बाउंड्री को देखते हैं। जीडीपी मतलब किसी देश की सीमा को देखते हैं, कौन उत्पादित कर रहा है उससे हमारा मतलब नहीं है। ये बात हमने जीडीपी के मामले में की। अब जीएनपी के मामले में हमको क्या करना है? जीएनपी के मामले में जीडीपी के ठीक उलट हमें चलना है। जहां की जीडीपी में हमने बाउंड्री देखी थी किसी देश की, जीएनपी में हम केवल और केवल नागरिकता देखेंगे। तो हमें यह मतलब नहीं है कि प्रोडक्शन कहां हो रहा है, हमें यह मतलब है कि प्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है। तो अगर भारत का कोई नागरिक है और पूरी दुनिया में वो उत्पादन कर रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में वो उत्पादन कर रहा है, तो वो भारत की जीएनपी होगी। वो किसकी जीएनपी होगी? वो भारत की जीएनपी होगी। भारतीय नागरिक पूरी दुनिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा
वो भारत की जीएनपी होगी। और भारत के अंदर भी भारतीयों के द्वारा जो प्रोड्यूस होगा वही भारत की जीएनपी होगी। ठीक है, तो अगर इसी प्रकार से हम समझें तो हमने जीडीपी में क्या समझा कि अगर कोई भारत का नागरिक है और अमेरिका में वो उत्पादन कर रहा है, अमेरिका की इकोनॉमिकल बाउंड्री के अंदर अगर वो उत्पादन कर रहा है तो वो अमेरिका की जीडीपी होगी। लेकिन जब अमेरिका अपना जीएनपी कैलकुलेट करेगा तो क्या करेगा वो भारतीयों द्वारा जो प्रोडक्शन हुआ है उसे घटाएगा। यही सिमिलरली जो है इसका फार्मूला भी होता है। तो कहने का मतलब है कि एक लाइन में अगर पूरी बात को हमें कंक्लूड करना हो तो हमें यह कहना होगा कि जीडीपी में हम क्या देखते हैं, इकोनॉमिकल बाउंड्री को देखते हैं, किसी देश की सीमा का ध्यान रखते हैं। और जीएनपी में हम क्या देखते हैं, केवल और केवल नेशनलिटी को हम देखते हैं। तो भारत का नागरिक पूरी दुनिया में जो भी उत्पादित करेगा, चाहे वो भारत के अंदर उत्पादित करे चाहे पूरी दुनिया के अंदर करे, वो भारत की जीएनपी होगी। तो ये समझ में आ गया। यहां क्या लिखा है, एक वित्त वर्ष में किसी देश की सीमा के भीतर या बाहर उस देश के निवासियों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य। तो देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, अगर भारतीय नागरिक द्वारा उत्पादन हो रहा है तो वो भारत की जीएनपी है। अच्छा, अब इसमें हम आगे बढ़ें तो एक चीज हम ये देखना चाहते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है, हम जीएनपी कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है जीएनपी बराबर जीडीपी, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस एम, प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो ये एक्स क्या है, ये एक्स है देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। ठीक है, और ये एम क्या है, एम है विदेशियों द्वारा देश के अंदर अर्जित आय, विदेशियों द्वारा देश के अंदर अर्जित आय। ठीक है, तो जब हमें जीएनपी का कैलकुलेशन करना होगा, जब हमें जीएनपी का कैलकुलेशन करना होगा, जब हमें जीएनपी का कैलकुलेशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि जीडीपी में जोड़ेंगे किसको, एक्स को। एक्स क्या है, तो एक्स है कि देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। तो पहले तो हमारी जीडीपी आ गई। ठीक है, भारत की जीडीपी कैलकुलेट हो गई। फिर हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पूरे दुनिया में भारतीयों ने, देशवासियों ने जो भी आय अर्जित की है उसको जोड़ देंगे जीडीपी में। ठीक है, लेकिन यहां पर यह मत भूलिए कि जब भारत की जीडीपी तैयार की जा रही है तो इसमें विदेशियों ने भी जो प्रोडक्शन किया है वो भी जुड़ा हुआ है। जीडीपी में तो दोनों जुड़ता है। तो अब जब हम प्लस कर देंगे कि देशवासियों ने पूरी दुनिया में जो भी, यानी भारतीयों ने पूरी दुनिया में जो भी अर्जित किया उसको हम जीडीपी में जोड़ देंगे, तो इसको जोड़ते हुए ही हमें घटाना होगा। किसको घटाना होगा कि विदेशियों द्वारा देश के अंदर, यानी विदेशियों द्वारा जो भारत के अंदर उत्पादन किया गया है उसे हमें क्या करना होगा, घटा देना होगा। तभी कुल मिलाकर के हमारा क्या आ जाएगा, ये जीएनपी आ जाएगा। अब इसी को, ये जो हमने लिखा है देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय और विदेशियों द्वारा देश के अंदर अर्जित आय, इसे और शार्ट में हम लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे कि बाहर से आती आय, एक्स बराबर बाहर से आती आय। क्या लिखा है, देशवासियों द्वारा विदेशों में अर्जित आय। तो ये आय क्या है, बाहर से आती आय। और ये जो एम है वो क्या है, भीतर से बाहर, यानी भारत से बाहर जाती आय। तो ये समझ में आ गया। इसको एक और मामले से हम समझना चाहते हैं। ठीक है, ये
पेन बहुत जो है पतली चल रही है और लिखने में इससे मजा नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अब हम इतना समझ लिए, तो थोड़ा सा हम इसमें और घुसना चाहेंगे ताकि ये एक बार में सारी बात समझ में हमको आ जाए, ठीक है। ये एक बार में हमें सारी बात समझ में आ जाए। तो अगर हम ये कल्पना करें तो किसी देश का नागरिक पूरी दुनिया से उतना ही अर्जित करता है जितना कि उसके देश में पूरी दुनिया के लोग करते हैं। यानी मैं ये बताना आपको चाहता हूं कि अगर x बराबर m हो, यानी बाहर से जाती आय और अंदर से आती, बाहर से अंदर आती आय दोनों बराबर हो, यानी x बराबर m हो, तो क्या होगा, तो GNP बराबर GDP हो जाएगी, ठीक है। और एक कंडीशन और हम देख लें, अगर मान लीजिए कोई क्लोज्ड इकोनॉमी है, यानी बंद अर्थव्यवस्था है, हालांकि दुनिया में अब कोई बंद अर्थव्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी एक कल्पना करिए कि कोई एक देश है जिसके देश में ना तो कोई विदेशी कंपनी है, ना कोई विदेशी नागरिक, और ना ही उस देश का कोई नागरिक विदेशों में है और ना ही कंपनियां विदेशों में है उस देश की। तो कहने का मतलब यह है कि उस देश के निवासी केवल अपने ही देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं, दुनिया में और कहीं नहीं कर रहे हैं, और ना ही किसी को अपने देश के अंदर आगे प्रोड्यूस करने दे रहे हैं। तो ऐसी अगर कोई इकोनॉमी है तो क्या होगा, GNP बराबर GDP होगा। तो उसका GNP जितना होगा उतने उसकी GDP होगी। तो हमने क्या लर्निंग ली इतनी बातों से, हमने ये लिया कि नेशनलिटी हम देखेंगे जब GNP की बात करेंगे, और जब GDP की बात करेंगे तो हम इकोनॉमिकल बाउंड्री को देखेंगे, किसी देश की आर्थिक सीमा को देखेंगे। तो इतनी बात हमको समझ में आ गई। अब जब इतनी बात हमें समझ में आ गई तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात हम ये करेंगे कि ये NDP क्या होता है, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद क्या होता है। यहां पर हमने क्या देखा, सकल घरेलू उत्पाद की बात हमने की, यानी GDP की बात की। अब हम बात करना चाहते हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। तो अब GDP से हम बात करना चाहेंगे NDP की। तो देखिए, उत्पादन में, प्रोडक्शन में जो भी फैक्टर्स लगते हैं, तमाम तरह के फैक्टर्स हैं, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, ये समय के साथ इनके का जो मूल्य है उसमें ह्रास होता है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक है। कोई भी फैक्टर्स का समय के साथ अवमूल्यन होता है, ठीक है। और हम कहें तो उनमें जो है घिसावट होती है, टूट फूट होती है, तो उनका मूल्य क्या होता है कि कम होते चला जाता है। तो जब उत्पादन हम करते हैं तो हमारे जो भी फैक्टर्स लगे हैं उनके मूल्य का ह्रास भी होता है। तो हम जब अपना कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि जो डेप्रिसिएशन है ये क्या है, ये हानि है। मूल्यह्रास क्या है, हानि है। तो इस हानि को हम घटा दें ताकि हमें एक्चुअल फिगर मिल जाए कि शुद्ध घरेलू उत्पाद कितना हुआ। ये क्या है, ये ग्रास है। ग्रास में से क्या हमें घटाना होगा, मूल्यह्रास। और जैसे ही मूल्यह्रास घटा देंगे वैसे ही GDP से जैसे ही मूल्यह्रास घटाएंगे वैसे ही NDP हो जाएगी। तो जैसे इसी बात पे कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक ट्रक है, अब वो ट्रक है 10 लाख रुपए का, उसका जीवन है 10 वर्ष, ठीक है। तो हम ये मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष इसके मूल्य में कमी आएगी। हालांकि एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि केंद्रीय उद्योग मंत्रालय पूरा प्रॉपर लिस्टिंग करता है कि किस प्रोडक्ट में कितना जो है डेप्रिसिएशन होता है। जैसे आप इंश्योरेंस कराने जाते हैं अपनी गाड़ियों के, तो वो लिखा होता है कि पहले साल इतना, फिर उसके बाद इतना, फिर 5 साल के बाद इतना इतना होगा। तो वो वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है।
तो आपने 8 लाख रुपए की कार खरीदी, अगले साल उसका वैल्यूएशन करेंगे 5 लाख रुपए, तो ये 3 लाख रुपए क्या है, ये मूल्यह्रास है, ये डेप्रिसिएशन है। और इसलिए जो फैक्टर्स लगे हैं उनमें जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमें घटाना पड़ता है, तभी जाकर के हम सकल से यानी ग्रास से हम जो है शुद्ध यानी नेट पर आ पाते हैं। तो अब अगर हमें ये पता करना हो कि एनडीपी का फार्मूला क्या है, तो बस इतना है कि एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है, ये फार्मूला है। इसी प्रकार से अगर हम नीचे आए तो यहां पर क्या लिखा है, एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, तो इसमें क्या है, यहां पर परिभाषा लिखी गई है, तो इसमें भी बस यही करना है कि एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी जो है, जो ग्रास नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से मूल्यह्रास को हमें जो है, तो एनएनपी बराबर क्या हो जाएगा, एनएनपी बराबर हो जाएगा जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। तो ये फार्मूला है एनडीपी बराबर जीडीपी माइनस मूल्यह्रास और एनएनपी बराबर जीएनपी माइनस मूल्यह्रास, ठीक है। अब यहीं पर हम समझना चाहते हैं किसको, पीसीआई को। पीसीआई क्या होती है उसको भी हम यहीं पर समझना चाहते हैं। तो ये जो एनएनपी हमने निकाला, यहां पर आप देख रहे हैं, ये जो एनएनपी निकला, यही एनएनपी फैक्टर कास्ट पर एनआई हो जाता है। ये एनएनपी फैक्टर कास्ट पे क्या हो जाता है, एनएनपी फैक्टर कास्ट पे क्या हो जाता है, एनआई, यानी इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। फैक्टर का क्या होता है उसकी बात हम जो है करेंगे कि फैक्टर कास्ट हम किसको कहते हैं, उसकी बात हम अभी आगे करने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया एनआई। तो एनआई यानी नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय, ये जो राष्ट्रीय आय है, ठीक है, इसी का बटा जब हम जनसंख्या में करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिल जाता है पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। तो जैसे ही राष्ट्रीय आय का हम भाग करते हैं जनसंख्या में, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, पीसीआई प्राप्त हो जाता है, यानी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त हो जाती है। तो अब इतनी बात समझने के बाद हम ये समझना चाहते हैं कि किसी देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति कैसी है। ये हमें क्या जीडीपी को देख करके पता चल सकता है, या एनएनपी को देख करके पता चल सकता है, या हम एनआई की ही बात करना चाहते हैं, या उस देश के नेशनल इनकम को देख करके हमें पता चल सकता है। तो इसका उत्तर यह है कि ये एक भ्रामक तस्वीर पेश करते हैं, ये एक्चुअल तस्वीर पेश नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति कैसी है ये देखना हो तो हमें हमेशा और हमेशा क्या देखना चाहिए, पीसीआई को देखना चाहिए, पर कैपिटा इनकम को देखना चाहिए। अब इसको भी समझ लीजिए कि ये बात मैंने क्यों कही, ठीक है। तो मान लीजिए दो देशों का हम उदाहरण लेते हैं, ठीक है। तो एक तो देश है फ्रांस, एक देश है फ्रांस, और हमको ये सूचना है कि फ्रांस की जो जीडीपी है वो कितनी है, 1 लाख, या नेशनल इनकम भी आप समझ लीजिए, ठीक है। बार बार ये सारा मामला जीडीपी में ही हमें बताया जाता है, तो इसलिए जीडीपी भी, तो जीडीपी बटे क्या कर दीजिए, पॉपुलेशन कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, पर कैपिटा जीडीपी आ जाएगी। जैसे नेशनल इनकम के मामले में है तो जीडीपी से ही देखिए, या नेशनल इनकम, जैसे भी आपको समझना हो। तो अगर हमें यह सूचना है कि 1 लाख रुपए फ्रांस की जीडीपी है, 1 लाख, ठीक है। और दूसरी सूचना हमारे पास ये है कि भारत की जीडीपी कितनी है, 5 लाख। भारत की जीडीपी कितनी है, 5 लाख।
ठीक है। फ्रांस की जीडीपी 1 लाख, भारत की जीडीपी 5 लाख। तो इस इंफॉर्मेशन से हमने क्या निष्कर्ष निकाला? इस इंफॉर्मेशन से पहला निष्कर्ष हमारा यह निकला कि फ्रांस की जीडीपी से भारत की जीडीपी कितने गुना अधिक है? 5 गुना अधिक है। उनका 1 लाख है, हमारा 5 लाख है। तो ऐसे तो देख करके ये समझ में आया कि भारत बहुत इकोनॉमिकल मजबूत देश है, यहाँ के नागरिकों की स्थिति भी अच्छी ही होगी क्योंकि बहुत बड़े जीडीपी वाला देश है। लेकिन अब इसकी दूसरी तस्वीर हम देखते हैं। तो मान लीजिए कि फ्रांस में केवल और केवल 50 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 50 लोग रहते हैं। फ्रांस की जनसंख्या कितनी है? 50। यानी 50 लोग मिलकर के 1 लाख रुपए जीडीपी बना रहे हैं, 1 लाख की जीडीपी बना रहे हैं। तो अगर हमें एक एवरेज, ये सब एवरेज ही निकलता है, ठीक है, किसी के पास कम किसी के पास ज्यादा होता है, तो जनसंख्या से जब हम भाग करते हैं तो एवरेज निकलता है। तो यहां पर अगर हम कैलकुलेशन कर दें तो हमें क्या पता चलता है कि पर कैपिटा जीडीपी या पर कैपिटा जो इनकम है वो कितनी है? प्रति व्यक्ति जो औसत आय है फ्रांस की वो कितनी है? 2000 रुपए। यानी एक व्यक्ति के हाथ में कितना जा रहा है? 2000। और दूसरी सूचना हमको यह है कि भारत की जनसंख्या 1000 है। भारत की जनसंख्या कितनी है? 1000 है, ठीक है। भारत की जनसंख्या 1000 है, तो यहां कितना है? 500। तो भारत में 1000 लोग मिलकर के 5 लाख की जीडीपी बना रहे हैं। तो एक व्यक्ति के हिस्से में एवरेज कितना आया? 500। और फ्रांस में कितना आया? 2000। तो जब हमने फ्रांस के जीडीपी को देखा या नेशनल इनकम को देखा तो हमें वो भारत से 5 गुना कम दिखी। लेकिन जैसे ही हमने पर कैपिटा इनकम देखा कि एक व्यक्ति के हाथ में कितना जा रहा है, तो हमको पता चला कि फ्रांस के लोगों के पास भारतीय लोगों के मुकाबले 4 गुना अधिक पैसा पहुंच रहा है, ठीक है। इसीलिए यह कहा जाता है कि जीडीपी के बड़े बड़े आंकड़ों को जनसंख्या पॉपुलेशन खा जाती है। और चाइना इस समय सेकेंड नंबर पे आ गया है, पीपीपी यानी परचेसिंग पावर पैरिटी। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। तो परचेसिंग पावर पैरिटी में बात करें तो अमेरिका से आगे हो गया है चाइना। चाइना की जो जीडीपी है वो अमेरिका से आगे निकल चुकी है पीपीपी कैलकुलेशन के आधार पर। लेकिन फिर भी चीन के जो नागरिक हैं वो उतने मजबूत नहीं हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम उतनी नहीं है, क्योंकि चीन की जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है। तो इसलिए जब हम जीडीपी की सूचना सुनते हैं कि भारत फ्रांस को ओवरटेक कर गया, तो ये बहुत अच्छी खबर नहीं। हालांकि बढ़ रहा है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन फ्रांस की जनसंख्या 8 से 10 करोड़ है और भारत की जनसंख्या अभी 21 में हो तो पता चले 140 करोड़ के आसपास हो गई होगी, ठीक है। तो इसलिए ये अच्छी तस्वीर नहीं। तो किसी देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति कैसी है, इसका सबसे अच्छा पिक्चर कौन प्रेजेंट करता है? पीसीआई प्रेजेंट करता है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम प्रेजेंट करता है। अब इतनी बात हमने कर ली, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या बात कर ली, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें दूसरे सेगमेंट में बढ़ना है, ठीक है। तो हमने अभी तक ये बात की कि जीडीपी में हमें केवल और केवल सीमा का ध्यान रखना है। जीएनपी की जब बात करेंगे तो नागरिकता का ध्यान रखना है। और जीडीपी से एनडीपी में जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को घटाना होगा। और उसी प्रकार से जीएनपी से एनएनपी में आने के लिए हमें डेप्रिसिएशन को घटाना होगा। और पीसीआई यानी पर कैपिटा इनकम के बारे में हमने बात किया कि किस प्रकार से पर कैपिटा इनकम ही एक अच्छी तस्वीर पेश करती है किसी भी देश के नागरिकों की आर्थिक स्थिति की। तो अब हमें बात करना है नाम मात्र यानी नॉमिनल
जिसे हम कहते हैं जीडीपी एट करंट प्राइस, और दूसरा वास्तविक यानी रियल जीडीपी, जिसे हम कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये जो नाम मात्र जीडीपी है यानी नॉमिनल जीडीपी है, जिसके बारे में लिखा है जीडीपी एट करंट प्राइस, तो जो अभी मूल्य चल रहा है बाजार में उसकी बात हो रही है। और जब हम जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस की बात करेंगे तो हमें एक बेस ईयर बनाना होगा और वहां पर जाकर के हमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना होगा। तो ये सारी कहानी कैसे चलती है उसको हम समझना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि एक देश है ए नाम का, ठीक है, और जब आपने ये मान लिया है तो आप ये भी मान लीजिए कि उस देश में यानी ए में केवल और केवल सेब का उत्पादन होता है, केवल और केवल एप्पल का उत्पादन होता है और कुछ नहीं होता, केवल सेब होता है। तो कहने का मतलब कि अगर उस देश में केवल सेब होता है तो जो भी सेब का उत्पादन होगा उसका जो मॉनेटरी वैल्यू होगी वही उस देश की जीडीपी होगी। ये एकदम समझने वाली बात है, ठीक है। तो ये हमने मान लिया, हमको समझना है। तो ऐसे कई ईयर दिए गए हैं और किस वर्ष कितने सेब का उत्पादन हुआ और उसका मूल्य क्या रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसको हम देखते हैं। तो इस देश में 2010-11 के दौरान 100 सेब का उत्पादन हुआ और 100 केजी सेब का उत्पादन हुआ और 1 केजी सेब का मूल्य जो था वो 8 रुपए था। देखिए मानना ही है, अब सेब का मूल्य तो 8 रुपए होगा नहीं, ठीक है। तो 8 रुपए, तो कुल कितनी जीडीपी बनी? तो हमें क्या करना होगा, मात्रा में मूल्य से गुणा कर देना होगा, तो हमें 800। तो कुल जीडीपी 2010-11 में इस देश की 800 रही, ठीक है। और उत्पादन कितना हुआ? 100 केजी सेब का उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन 100 केजी सेब का हुआ। 2011-12 में हमने ये देखा कि उत्पादन में थोड़ी बढ़ोतरी हो गई और ये 100 केजी से 110 केजी उत्पादन हो गया। लेकिन मूल्य में भी हमने देखा कि बढ़ोतरी हो गई, यानी इन्फ्लेशन हो गया, यानी महंगाई हो गई, तो मूल्य में क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गई। तो मूल्य में जब हम इंक्रीज देखते हैं, प्राइस में इंक्रीज देखते हैं, तो ये जीडीपी कितनी हो गई? 1100। अब यहां पर एक बात रुक करके समझ लीजिए कि अगर हम 2010-11 के हिसाब से देखें तो हम ये देखते हैं कि केवल कितना उत्पादन बढ़ा है? 10 केजी, केवल 10 केजी उत्पादन बढ़ा है। और अगर हम 10-11 के मूल्य पे जाएं तो इस 10 केजी का कितना वैल्यू है? 80 रुपए, यानी 80 रुपए का इंक्रीज होना चाहिए, यानी यहां 880 रुपए होना चाहिए, 880 रुपए होना चाहिए। लेकिन यहां पर 1100 रुपए हो गया। वो क्यों हो गया? क्योंकि ये 10 रुपए मूल्य जो है वो बढ़ गया, पहले 8 था अब 10 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम 2014-15 में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि फिर 10 केजी का वृद्धि हुआ, 110 केजी से 120 केजी हो गया, यानी 100 से अगर देखें तो 20 केजी का वृद्धि हुआ। लेकिन मूल्य में भी फिर वृद्धि हो गया, यानी इन्फ्लेशन हो गया और अब जो जीडीपी हो गई वो 1440 हो गई। और फिर 2017-18 में अगर हम आए तो हम ये देखते हैं कि फिर 10 केजी का उत्पादन में वृद्धि हुआ, मूल्य में 1 रुपए की और बढ़ोतरी हो गई 14-15 के हिसाब से और कुल जीडीपी 1690 हो गया। 2020-21 की बात करें तो कुल उत्पादन 150 केजी का हुआ, लेकिन मूल्य काफी बढ़ गया और यहां पर कुल जीडीपी 2250 हो गई, ठीक है। अब यहां पर यह हमें समझना है कि अगर हम इस प्राइस रेट से देखें, ठीक है, इस प्राइस रेट से देखें तो 100 केजी का कितना होता था? 800 होता था। और अब ये 2020-21 में कितना है? 150 है। यानी कुल मिला के 2010-11 से 2020-11 में 2020-21 में कितना बढ़ोतरी हुआ? 50, मतलब 150% हो गया। लेकिन मूल्य में कितना बढ़ोतरी हुआ? तो मूल्य में हम देखें तो करीब करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई।
लेकिन यहाँ जो उत्पादन है उसमें थोड़ा ही वृद्धि हुआ। तो ये जो आंकड़ा हम देख रहे हैं 800, 1100, 1440, 1690, 2250, इसे हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। ये जीडीपी क्या है? जीडीपी एट करंट प्राइस, जो मार्केट में चल रही है उसके हिसाब से। लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि इसमें अच्छी तस्वीर हमें पता नहीं चल पा रही। अगर हम केवल इस आंकड़े को देखें, अगर कोई ये सूचना हमको आकर के दे कि देखिए जो है जीडीपी हमारी 2250 हो गई और 10 साल पहले ये 800 थी, ठीक है, तो हमको क्या लगेगा कि हमको लगेगा कि ये जीडीपी में 3 गुना की जो बढ़ोतरी हुई है, तो इसका मतलब उत्पादन में भी 3 गुना का, प्रोडक्शन में भी 3 गुना का बढ़ोतरी हुआ होगा। लेकिन इसमें कितना हुआ? केवल 1.5 गुना का, और मूल्य में 3 गुना की बढ़ोतरी हो गई। तो हमें एक्चुअल पिक्चर नहीं पता चल रहा है कि नहीं प्रोडक्शन की स्थिति क्या है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को इसमें एडजस्ट करना होगा। ये क्या है? ये इन्फ्लेशन ही है। 8 से 10 हुआ, 12, 13, 15, तो इसमें इन्फ्लेशन को क्या करना होगा? एडजस्ट करना होगा। तो जब इन्फ्लेशन को एडजस्ट करना होगा तो एक बेस ईयर बनाना होगा कि हमको इन वर्षों में से किसी एक वर्ष को बेस बनाना होगा कि इस वर्ष के अकॉर्डिंग ही हम जो है मूल्य तय करेंगे, हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करेंगे, बेस ईयर बनाते हैं। तो भारत में जीडीपी के अनुमान के लिए जो बेस ईयर मौजूदा समय में है वो 2011-12 है। अभी काफी चर्चा चल रही है इसे 2017-18 की करने की। इससे पहले 2004-5 था। तो सरकार बेस ईयर तय करती है, ठीक है। इससे पहले 2004-5 था। ये कब तक चला? 2015 तक चला। 2015 में ये तय किया गया कि अब 2011-12 हो गया होगा, और अब बात कही जा रही है कि 2017-18 होगा। तो ऐसे एक बेस ईयर तय किया जाता है, ये समझ लीजिए, ऐसे एक बेस ईयर तय किया जाता है, ठीक है। तो अब भारत के केस को ही लेते हैं तो एक बेस ईयर हमने तय कर लिया। इसमें हम एक बेस ईयर तय कर लिए 2011-12, जैसे भारत ने किया, ठीक है। अब 2011-12 हमारा क्या हो गया? बेस ईयर हो गया। अब हमको निकालना है 2020-21 की जीडीपी। तो हम क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि ये 2250 आ जा रहा है। भाई 150 केजी सेब का उत्पादन हुआ, 15 रुपए केजी उसका रेट है, तो 2250 इसका जो है हो गया नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। लेकिन जब हम इसे कांस्टेंट जीडीपी पे जाना होगा, वास्तविक जीडीपी पे यानी रियल जीडीपी पे, तो हमें यह करना होगा कि ये 2011-12 का जो प्राइस है यानी 10 रुपए जो प्राइस है उससे गुणा करना होगा, ठीक है। इससे गुणा करना होगा 10 रुपए के प्राइस से, और तब हमें पता चलेगा कि ये रियल जीडीपी है। कि मतलब बेस ईयर के प्राइस पर जाकर के आप कैलकुलेशन करिए। ये देखिए 2020-21 निकाल रहे हैं, 2017-18 निकाल रहे हैं, 14-15 निकाल रहे हैं, 15-16 निकाल रहे हैं, लेकिन आपको देखना कहां है? आपको देखना है कि हमारा बेस ईयर कहां है। इसी प्रकार से अगर भारत में ये 17-18 हो जाए तो फिर हमको ये मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये मूल्य हमको निकालना पड़ेगा। तो सरकार को एक बेस ईयर तय करना पड़ता है, और उसी बेस ईयर पे जाकर के हमको कैलकुलेशन करना पड़ता है उस बेस ईयर में क्या प्राइस था, उससे गुणा करना पड़ेगा। तब हमें पता चलता है कि ये हमारी रियल जीडीपी है। ये सब क्या है? ये इन्फ्लेशन है। तो यहां पर उत्पादन तो कम बढ़ रहा है, लेकिन मूल्य बढ़ने की वजह से, इन्फ्लेशन होने की वजह से ये 2250 आ गया। एक्चुअल में उत्पादन कहां बढ़ा? और बढ़ा तो केवल मामूली 1.5 गुना, और प्राइस में बहुत बढ़ोतरी होगी। तो ये सही पिक्चर बताएगा कि भैया यही हुआ है, एक्चुअल यही है। ये तो भ्रामक है, ये तो मार्केट का वैल्यू है, इसका कोई मतलब नहीं। इसमें तो केवल और केवल इन्फ्लेशन जुड़ा हुआ है। तो जब हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिए, कैसे किया हमने? हम बेस ईयर पे गए। बेस ईयर पे हमारा मूल्य हमको 10 रुपए पता था, तो हमने जो है गुणा कर दिया, 1500 आ गया। इसका मतलब हमने इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर लिया, ठीक है। तो ये पूरी कहानी है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि आपको समझा सकूं, ठीक है। तो इतनी बात हमने जो है की। तो अगले लेक्चर में हम समझेंगे जीडीपी, फैक्टर कास्ट,
जीडीपी, मार्केट प्राइस और साथ ही साथ नेशनल इनकम का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है उसको हम समझेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नमस्कार।